गुड मॉर्निंग या जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। ये यूरोप में राष्ट्रवाद इस चैप्टर पर हमारा दूसरा वीडियो है। ये एक बहुत कंपलसरी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। तथा पिछले वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तथा पिछली बार मुझे बहुत सारी कमेंट आई थी कि आपका ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिखता। इस बार इसलिए मैंने सोचा कि पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो बना दूं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी बातें पढ़ा सकूं तथा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दे सकूं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते। पिछली बार का भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पिछली बार मैंने कवर किया ही था, लेकिन उस वक्त आपको दिखा नहीं था, इसलिए इस चैप्टर में पिछली बार का भी कवर करेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये यूरोप के बारे में पूरा चैप्टर है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि चैप्टर को आगे समझने में आपको आसानी होगी। तो पहला महत्वपूर्ण शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब क्या? राष्ट्र प्रेम की भावना या एक राष्ट्र की भावना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, बाद में आपको अगर ये चाहिए लिखना है तो। राष्ट्रवाद मतलब क्या? राष्ट्र प्रेम की भावना या एक राष्ट्र की भावना। उसके पिछले बार आप हमने उदाहरण दिए थे, जैसे अमेरिका एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, कि वहाँ के लोगों को पता है कि हम भारत के निवासी है। यही राष्ट्र प्रेम की भावना है। तथा इसका दूसरा और इम्पोर्टेंट शब्द है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद ये शब्द आप रट ही लो, ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको ये चैप्टर में बहुत बार सुनने को मिलेगा। ऐसी शासन व्यवस्था या भावना जिसके ऐसी शासन व्यवस्था या भावना जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। यानी मैंने कोरिया का उदाहरण दिया था, किंग जोंग का, जो एक तानाशाह है जिसकी सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं है। और कल्पनादर्श, ये एक तीसरा शब्द है, उसका ही एक अर्थ है यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है भाई कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी भूटान का उदाहरण दिया था, ऐसा समाज बाकी देशों में स्थापन होना लगभग असंभव है। भाई ऐसा कभी हो सकता है कि आपका घर खुला छोड़ दिया और आपके बाजू में कोई चोर रहता है और वो चोरी ना करे? तो वो असंभव ही हुआ ना। वैसे ही एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव ही लगता है। और जनमत संग्रह, इसका उदाहरण हम अर्नस्ट रेनन के एक व्याख्यान में देखते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। आपको सिर्फ इतना पता था कि एक प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, लेकिन उसमें अस्वीकार भी आता है। कभी कभी लोगों को अगर वो प्रस्ताव पसंद नहीं आया तो उसे वो अस्वीकार कर सकते। और रूढ़िवादी तो हम बचपन से पढ़ते आए। ऐसे विचारों वाला समूह जो परंपरा तथा रिवाजों पर जोर देता है, यानी पुरानी बातों पर जोर देता है, तथा जल्दी से बदलाव के खिलाफ होता है। वो उसे बदलाव चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कछुए के जैसे। तथा नृजातीय यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। एक साझा सांस्कृतिक उद्गम तथा अथवा जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। जैसे कि पंजाबी पंजाब से अपनी पहचान जुड़ाते हैं, सिख यानी वो सिख मानते हैं अपने आप को। ऐसे ही एक समाज जो किसी अतीत को अपनी पहचान मानता है। मैंने क्लियर कर दिया उस पर जो मैंने लिखा था। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट लो आप इसका, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पेज है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शब्द है। ले लो पहले स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, पिछले बार मैंने ये चित्र आपको बताया था, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया था। तो अब ये चित्र मैं आपको दिखा ही देता हूँ, आपके बुक में भी ये चित्र होगा। तो आपको यहाँ पर ये महिला दिख रही है, ये न्याय देवी है। क्योंकि पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी, तब महिला को ही स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया था, इसलिए वो कलाकार भी फ्रांसीसी था, ये फ्रेडरिक सॉर्यू। तो उसने भी ये महिला को ही न्याय की देवी बताया है। तथा यहाँ पर आपको ये कचरा दिख रहा होगा जमा हुआ, ये निरंकुश शासक के ध्वज यानी खत्म हुए अवशेष है। अवशेष यानी चिन्ह है, जैसे कि
किसी भी देश का चिन्ह उसका झंडा होता है, उसका यानी कुछ तो होता है उस देश का चिन्ह। तथा यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं कि संत है, ईसा मसीहा है और बाकी देव देवता है। तो भाई वो बता रहे कि कुछ तो अच्छा करने जा रहे हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे पीछे, यानी जैसे कुछ शुभ करने जाते हैं तो लोग हमें आशीर्वाद देते, वैसे ही ये भगवान भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तथा यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। रुको, हाँ, इस पूरे सर्कल के अंदर हमें बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये पहले जो लोग हैं वो अमेरिका अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, जो उस वक्त एक स्वतंत्र राष्ट्र या देश बन चुके थे, यानी ये स्वतंत्र हो चुके थे। ये लोगों का झुंड है, वो एक देश बन चुका है। उसके पीछे ये प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचे हुए फ्रांस के लोग हैं। फ्रांस के लोग अभी अभी क्यों पहुंचे? क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुई, लोगों ने अभी स्वतंत्रता का मीनिंग जाना है, इसलिए मैं बता दूं। तथा इसके पीछे ये पूरे ऐसे दिख रहे हैं आपको, वो पूरे यूरोप और अमेरिका खंड के लोगों को दिखाया गया है। फ्रांस के पीछे जर्मनी, इटली, रूस तथा ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऐसे बाकी देश भी आए हैं। तो ये बुक चित्र आप देख लेना। हाँ, मैं बता दूं कि पिछली बार इस चित्र पर कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार आप रिस्क मत लेना, क्योंकि सिलेबस कम है तो क्वेश्चन डाल सकते, और 10वीं है तो भाई रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, सब पढ़ के जाना। हाँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेकर रखो आप। ये उस चित्र के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है, मैंने लिखी है, तो स्क्रीनशॉट लेकर रखो। देखो, वो चित्र फ्रेडरिक सॉर्यू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था, और यहाँ पर देख सकते हैं वो चित्र उसने 1848 में बनाया हुआ चित्र है। वो 4 खंडों वाला चित्र बनाया था, यानी जैसे हमारी किताब होती है ना 4 खंडों वाली, यानी 4 पार्ट होते हैं, वैसे उसने 4 खंडों वाला ये बनाया था। ये मैंने पिछली बार भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख ले। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उसने अपने सपनों का संचार रचा। सपनों का संचार मतलब उसने किसी का देखकर नहीं लिखा, उसके मन में जो भाव उठा उसे ही उसने लिखा। तथा मैं आपको बता दूं तथा मैं आपको बता दूं, यह संसार उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। यह संसार उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, यानी यहाँ पर राजशाही नाम की कोई चीज ही नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी थी। और उसने इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया है। तथा स्वतंत्रता की एक प्रतिमा है जो महिला है। आपको मैंने पहले ही बताया कि वो प्रतिमा महिला की है, क्योंकि ये फ्रांसीसी कलाकार था। तथा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से देश यहाँ पर इस यानी जुलूस में सहभागी है। और जुलूस के इन लोगों को उसने सिर्फ कपड़ों के माध्यम से बांटा है। कपड़ों के माध्यम से मतलब ना भाषा ना कुछ, सिर्फ कपड़े जो इन्हें अलग बताते हैं कि ये इस देश के लोग हैं, ये इस देश के लोग हैं। ये आपके बुक का पेज है वही, जिसमें आपको सारा चित्र के बारे में बताया हुआ है इस सारे में। तो मैं बता दूं कि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पिछला जो पेज दिखाया वो पढ़ लिया ना, तो भी आपने चित्र के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि इतना पढ़ते वक्त आप बोर हो जाएंगे और आपका ध्यान भटकेगा, तो पिछले पेज का स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। हाँ, ये एक बहुत मज़ेदार बात है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जर्मनी और इटली भी जुलूस में थी। जर्मनी और इटली भी जुलूस में थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जर्मनी और इटली तब तक स्वतंत्र देश ही नहीं बने थे। अरे भाई, देश ही नहीं बने तो वो जुलूस में हिस्सा ही कैसे ले। और ये एक मैप है यूरोप का 1648 का, यानी 1648 का। इस मैप में आपको
आप देख सकते हैं कि कहाँ पर यूरोप के किन देशों में अब यानी उस वक्त कौन सा शासन था। तो आपको ज़्यादातर दिखेगा कि राजतंत्र ही था। ये यानी रूस है, ये ऑटोमन साम्राज्य भाई कितना बड़ा है देखो, यहाँ ग्रीन 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 ग्रीन, ऑटोमन साम्राज्य इतना बड़ा था। ये रूस का साम्राज्य है। और ये देख सकते हैं आप, हम जिस देश की बात कर रहे हैं फ्रांस, वहाँ पर भी साम्राज्य था। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि फ्रांस में कौन सा साम्राज्य था, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और 9 भी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि फ्रांस में कौन सा साम्राज्य था। और ये भी बताना कि फ्रांसीसी क्रांति के वक्त फ्रांस का राजा कौन था। तो मैंने बताया कि ये ऑटोमन साम्राज्य, ये रूस का साम्राज्य, ये फ्रांस का साम्राज्य, यहाँ पर पोर्तुगाल है ग्रीन में देख सकते हैं, ये इंग्लैंड तथा ये किंगडम ऑफ स्वीडन, ऐसे साम्राज्य थे। तो राजतंत्र था उस वक्त, आप देख सकते। तथा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके बुक का, अर्नस्ट रेनन के बारे में। ये सब उसके व्याख्यान के बारे में है अर्नस्ट रेनन के। अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। आपको पता है दार्शनिक कौन होता है? दार्शनिक मतलब अपने विचार प्रस्तुत करने वाला था वो फ्रांस का एक यानी दार्शनिक। उसने एक स्पीच दिया था 1882 में, यानी मरने से 10 साल पहले उसने एक स्पीच दिया था। उसका लाइफ टाइम था 1823 से 1902। ये भी फ्रांस का ही था, याद रखना। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको राष्ट्र क्या है ये बता सकूं। आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, उसमें लिखा है मैंने कि उसने राष्ट्र की कल्पना, जो हम सोचते हैं कि राष्ट्र समान नस्ल, भाषा, धर्म या क्षेत्र से बनता है, इस विचार की आलोचना की थी। आलोचना से हमारा मतलब है कि उसने इस विचार का विरोध किया था, इसकी बुराई की थी। तथा उसका मानना था, या सेकंड पॉइंट में देख सकते हो, उसका मानना था कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। चरम बिंदु यानी बहुत ऊंचा पॉइंट, यानी आप सोच भी नहीं सकते उतना ऊंचा चरम बिंदु होता है। तथा शौर्य वीरता से युक्त अतीत, अतीत मतलब इतिहास, शौर्य और वीरता से युक्त, युक्त मतलब आपको बता दूं कि हमारा इतिहास जैसे शिवाजी महाराज ने बनाया है, वैसे ही शौर्य और शौर्य से युक्त एक अतीत के महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह राष्ट्र की एक सामाजिक पूंजी है। सामाजिक मतलब सबकी पूंजी है, यह किसी अकेले की संपत्ति नहीं है। यहाँ पर कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, ये सबका अधिकार है इस इतिहास पर, ऐसा वो बताते अपने व्याख्यान में यानी भाषण में। तथा तीसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, अंत में राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है जो वहाँ के लोगों के रोज के जनमत संग्रह से बनती है। मैंने कहा था कि जनमत संग्रह इम्पोर्टेंट यानी शब्द है, तो यहाँ पर देखो जनमत संग्रह आया है, यानी वहाँ के लोगों के किसी चीज़ पर सम्मति या किसी चीज़ पर उनके विचार, इससे ही हम जनमत संग्रह कह सकते हैं। यही राष्ट्र का असली मतलब है, यानी वहाँ के लोगों के विचार ही राष्ट्र का असली मतलब। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो विद्यालय सोबर्न विद्यालय था। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, सोबर्न विद्यालय। और हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं अर्नस्ट रेनन का, यानी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन पिछले चित्र का इम्पोर्टेंट है। इस चित्र में बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, क्योंकि ज़्यादा यानी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई तो उससे हमारा तो कुछ भला बुरा होना नहीं है, तो ले लो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि उसने जो व्याख्यान दिया था ना, उस पर एक निबंध भी छपा था। उस निबंध का शीर्षक था राष्ट्र क्या है। उसने इतना बढ़िया व्याख्यान दिया था, यानी व्याख्यान अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, व्याख्यान का मतलब भाषण होता है जो हम यानी किसी को संबोधते हुए देते। स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले पेज की ओर बढ़ते। तू का हाथ लाओ तो ऑल अबाउट चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले वो देखते हैं। इस चैप्टर में हम 6 पॉइंट है, यानी इस चैप्टर के सब पॉइंट कह सकते हैं। पहला, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।
दूसरा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, मैंने अंग्रेजी में भी नीचे लिखा है, अंग्रेजी वालों को समझने में आसानी होगी। तीसरा क्रांतिकारियों का युग, यानी पहले चैप्टर में तो हम 9th का ही रिवीजन करेंगे। दूसरे में यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी फ्रांस का छोड़ के ये फ्रांस है, लेकिन बाकी देशों में राष्ट्रवाद कैसे फैला वो हम देखेंगे। तीसरे चैप्टर में 1830 और 1848 के बीच में फ्रांस में बहुत सारी, यानी फ्रांस में ही नहीं पूरे यूरोप में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, वो क्यों हुई, उनके कारण तथा बाकी सब चीज़ें भी हम देखेंगे। जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी जर्मनी और इटली अलग अलग देश, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटे थे, उनका निर्माण एक देश में कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। यहीं पर हम ब्रिटेन की कहानी भी पढ़ेंगे। और पांचवा है राष्ट्र की दृष्टि कल्पना, यानी महिला की छवि राष्ट्र को क्यों दी गई वो पढ़ेंगे। तथा छठवां है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद तो आपको पता है, आपने पहले ही सुना, लेकिन साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद मतलब ये ब्रिटेन है और ये भारत है हमारा, तो ब्रिटेन ने भारत पर आकर कब्जा किया, अपनी कॉलोनी बसाई वहाँ पर, तो उसे हम साम्राज्यवाद कह सकते हैं। तथा तो हम शुरुआत करते पहले पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार से। ये इस चैप्टर के सब पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी बड़ा चैप्टर है, 6 पॉइंट है इसके, बड़ा चैप्टर है ये, आपको बता दूँ। तथा अगले इस पर चलते, यहाँ पर हम फ्रांसीसी क्रांति के और राष्ट्र का विचार देखने वाले, यानी पहला पॉइंट है हमारा वो देखने वाले। राष्ट्रवाद की फर्स्ट इम्प्रेशन, पहला हम बोलते हैं ना ये पहला, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी पहली बार 1789 में फ्रांसीसी क्रांति द्वारा मिली थी, यानी राष्ट्रवाद की पहला विचार 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने दिया था। और उस समय फ्रांसीसी भूभाग पर एक निरंकुश शासक या राजा का राज्य था, ऐसा हम कह सकते। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप कमेंट में बताएं वो उस राजा का नाम क्या था। और ये देखो फ्रांसीसी क्रांति की सत्ता, यानी फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद राजा से हाथ की सत्ता चली गई, यानी राजा जो राज्य करता था उसके हाथ से सत्ता तो निकल गई, और वो सत्ता गई किसके पास? फिर वो सत्ता गई लोगों के पास, यानी लोग अब राजा बन गए थे, यानी लोग खुद की सत्ता चलाते थे। और मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स में बता दूँ कि फ्रांसीसी क्रांति के, यानी यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ मेजर चेंजेस। मेजर मतलब मुख्य बदलाव क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना कि फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को क्या चेंज लाए, लोगों के जीवन में क्या ऐसे बदलाव आए जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुए थे। यहाँ पर देखो पहला यानी मुख्य बदलाव मैंने ब्लू पेन में लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने शुरुआत में ऐसे कदम उठाए जिसने लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना बढ़ाई। सामूहिक अपनेपन मतलब हम एक समूह है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे 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 अलग अलग थे, तो उनके मन में ऐसे विचार आया, नहीं हम अलग अलग नहीं, हम एक समूह है, हम एक देश के नागरिक है। वो भावना बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ शब्द की इस्तेमाल किए। शब्दों में इतनी ताकत होती है को वो कुछ भी कर सकते, तो उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे कि पितृभूमि। हम जैसे भारत को अपनी मातृभूमि बताते, वैसे ही फ्रांसीसी क्रांति के लोगों ने फ्रांस को अपनी मातृभूमि न बताते हुए पितृभूमि बताया, ताकि लोगों में एक सामूहिक अपनेपन की भावना बढ़ाई जा सके। तथा नागरिक जैसा विचार पहली बार फ्रांसीसी क्रांति से ही उभरा था। तथा दूसरा पॉइंट देखो फ्रांसीसी क्रांति का, सत्ता राजा के हाथ से प्रजा के पास चली गई। मतलब मैंने यहाँ पर भी बताया आपको कि सत्ता अब राजा के पास नहीं थी, राजा पर यानी कोई आदेश नहीं, राजा के पास अब कुछ नहीं था, सत्ता सिर्फ प्रजा के पास थी, यानी प्रजा ही अपना हित देख सकती थी। तथा इसका तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, पुराना राष्ट्रध्वज हटा के नया राष्ट्रध्वज बनाया गया जिसमें 3 रंग थे। तो मैंने यानी 3 रंग से आप तिरंगा ऐसे कह सकते हैं। हाँ, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो तिरंगा मत लिख के आना, भारत का तिरंगा लिख के आया और पता चला कि आपका आंसर गलत है। तिरंगा मतलब उस झंडे में
एक, दो और तीन कलर थे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे तीन कलर थे, इसलिए उसे तिरंगा कहा गया है। ये एक बदलाव आया, क्योंकि पुराना राष्ट्रध्वज था वो तो राजा की निशानी हुई ना, ये राष्ट्रध्वज है तो वो तो लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई। तथा एक चौथा पॉइंट है, यहाँ पर ब्लू पेन में आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय बोलियों की जगह पेरिस में फ्रेंच बोली और ज़्यादा लिखी गई। हाँ, कमेंट में बताओ कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। तो क्रांति ने यानी फ्रेंच भाषा है ना, उसे फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज बना दिया और क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा नहीं दिया गया। एक पांचवा पॉइंट यहाँ पर है, नया संविधान बनाया गया। यानी हर क्रांति के बाद ये तो तय है, हर क्रांति के बाद ये तो तय है कि संविधान अब बदला जाएगा, क्योंकि संविधान मतलब क्या, नियम, तो नियम बदले गए और नया संविधान बनाया गया और स्टेट्स जनरल का चुनाव अब नागरिक करने लगे। लेकिन नागरिकों में भी दो पार्ट, एक और दो, सक्रिय स और निष्क्रिय यानी, तो सक्रिय नागरिक मतलब क्या, तो आपको मैं बताता हूँ। सक्रिय नागरिक मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप, सक्रिय नागरिक अब स्टेट जनरल का चुनाव करने लग गए और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली। सक्रिय मतलब कि वो सरकार को कर मतलब टैक्स देने में कुछ सहायता करते, इसलिए उन्हें सक्रिय नागरिक कहा गया है। तथा निष्क्रिय नागरिक में महिलाएं आती थी निष्क्रिय नागरिक में, और कुछ गरीब लोग आते थे, तथा कुछ बच्चे, कुछ नहीं, पूरे बच्चे निष्क्रिय नागरिक में आते थे। और एक छठा पॉइंट है, देश के अंदर आयात निर्यात कर खत्म कर दिया गया। कर यानी छोटा मोटा कर नहीं, कस्टम कर खत्म कर दिया गया। आपको पता है, अगर देश के अंदर यानी मुझे राजस्थान से गुजरात में कुछ लेकर जाना है और मुझ पर बहुत सारा कर लगाया गया, तो वो देश तो नहीं होगा, तो राजस्थान अलग देश बन जाएगा, गुजरात अलग। इसलिए देश के अंदर तो ऐसे कर नहीं लगा सकते, इसलिए इन करों को खत्म कर दिया गया। अब हम अगले कुछ पॉइंट देखते हैं। तो अगला एक पॉइंट है नापने की एक समान पद्धति। जैसे हम 1 मीटर 75 सेंटीमीटर तो नहीं मान सकते, पूरे भारत में 1 मीटर का माप एक समान है, वैसे ही नापने की एक समान पद्धति लाई गई पूरे फ्रांस में। ये एक मुख्य बदलाव है। और एक मुख्य बदलाव, क्रांतिकारियों ने यह बताया कि वो बाकी यूरोप के देशों को भी राजतंत्र से मुक्त करने में सहायता करेंगे। यानी ये देखो, ये यूरोप है और ये बाकी के दो देश है, समझो कोई तो यूरोप इन देशों के राजाओं के खिलाफ भी युद्ध करेगा ताकि यहाँ के लोग भी स्वतंत्र हो सके, ऐसा क्रांतिकारियों ने बताया। तो ये कुछ मुख्य बदलाव है जो क्रांति से हुए थे। और मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि ये क्वेश्चन यानी फ्रांसीसी क्रांति से मुख्य बदलाव क्या हुए भाई, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। तो आप सारे ये यानी लर्न करके लिख लो, क्योंकि ये आपने अगर लिख रही है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कई बार आया है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने ये लिख लिया तो आपको 5 मार्क तो कंप्लीट मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप ये रख लो। और मैं आपको स्क्रीनशॉट ले करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको लेना है तो। और फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। नेपोलियन भाई साहब का नाम याद रखना आप, नेपोलियन भाई साहब, ये बहुत यानी इनका नाम बहुत चर्चा में था उस वक्त। इन्होंने कैसे तो करके 1799 में, यानी आप देख सकते हैं 1799 में फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ले ली और 1804 में अपने कुछ नियम बनाए जिसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। अगर कोई नया राजा आया तो वो अपना नियम बना लेगा। और हाँ, फ्रांस में जनतंत्र नहीं, राजतंत्र लिख लो, वापस लाके नेपोलियन ने प्रजातंत्र फिर से नष्ट कर दिया। यानी यहाँ पर लोकतंत्र था, नेपोलियन आया और फिर से राजतंत्र लाया, तो फिर से राजतंत्र ही हुआ ना। तो वैसे ही फ्रांस में राजतंत्र लाके नेपोलियन ने प्रजातंत्र फिर से नष्ट कर दिया। तो नेपोलियन संहिता, कोई भी चीज़ है उसके पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, वैसे ही नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन के नियम, इस पर भी क्वेश्चन आता है, लिख लेना। नेपोलियन के नियम 1804 में बनाई गई थी, ये भी याद रखना।
नेपोलियन के नियम में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूं। तो इसका पहला यानी पहले हम पॉजिटिव देखेंगे। तो इसके मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट लिखे। तो पहला पॉइंट है कि कानून सबके लिए बराबर बनाया गया, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये अमीर है समझो और ये गरीब है। अगर इसने इसका खून कर दिया तो इससे भी फांसी होगी, और इसने इसका खून कर दिया तो इससे भी फांसी होगी। यानी कानून सबके लिए बराबर बनाया गया। और इसका दूसरा यानी अच्छा बदला हुआ, संपत्ति का अधिकार सबके लिए बनाया गया। संपत्ति का अधिकार मतलब अमीर भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, गरीब भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ऐसा किसी पर रोक नहीं लगाया गया। तीसरा पॉइंट, गुलाम व्यवस्था को हटाया गया। यानी आपको पता है कि पहले यानी राजा महाराजाओं के समय में गुलामी व्यवस्था थी, मतलब एक खरीद लिया जाता था और उसे पूरे जीवन में गुलाम बनाया जाता था। तो वे व्यवस्था खत्म कर दी गई। ये 3 चीज़ें तो नेपोलियन ने बहुत अच्छी की थी। तो एक चौथी चीज़ भी अच्छी की थी उसने, फ्रांस के अंदर आयात निर्यात पर कर समाप्त कर दिए। ये फ्रांसीसी क्रांति द्वारा भी किया गया था और नेपोलियन द्वारा भी किया गया था। तो नेपोलियन ने भी आयात निर्यात कर देश के अंदर ही अंदर खत्म कर दिए। और 5वां महत्वपूर्ण बदलाव है, परिवहन के संसाधनों में सुधार किया गया। परिवहन मतलब गाड़ी यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार किए गए। हाँ, नेपोलियन ने ये 5 चीज़ें तो बहुत बढ़िया की। तो जनता उसे भगवान समझती होगी ना, आपको ऐसा लगता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर पॉजिटिव चीज़ के पीछे एक नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो कुछ नेगेटिव बातें नेपोलियन ने भी की अपने यानी नेपोलियन संहिता में। तो वो नेगेटिव बातें यहाँ पर मैंने 3 मेजर नेगेटिव बातें लिखी है। कर बढ़ाए। हाँ भाई, तुम टैक्स तो खत्म कर रहे हो आयात निर्यात पर, लेकिन कर बाकी बढ़ा रहे हो, ये तो बुरी बात है। और एक सेंसरशिप लागू की। डेमोक्रेसी चाहिए थी लोगों को, तो वो तो बोलेंगे कुछ गलत किया तो तुमने, लेकिन नेपोलियन ने बोला अगर मेरे खिलाफ कोई बोला तो उसे मार दिया जाएगा, यानी सेंसरशिप लागू की। और तीसरा, फ्रांस की सेना में लोगों को जबरन भर्ती किया गया। अरे जिसे भर्ती होना है वो तो हो सकता है, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया? नहीं, मेरी सेना में सब भर्ती होंगे जिस भी हालत में हो, लेकिन सेना में भर्ती होना। ये 3 मेजर चीज़ें नेपोलियन की नेगेटिव साइड है, नेपोलियन संयंत्र की। तो आपको ये भी लिखने को आ सकता है, ये भी लिखने को आ सकता है। तो मैं ये सब रब करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको मदद मिले एग्जाम में। और हाँ, नेपोलियन संहिता 1804 में बनाई थी, ये भी याद रखना। तथा नेपोलियन का नाम याद रखना, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि नेपोलियन का नाम ही भूल जाते बच्चे लिखना। तो नेपोलियन का नाम भी याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लो। हम पढ़ाना शुरू करते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। आपको पता है क्या 1850 यानी 1815 में सबको लगा, यानी मैं आपको एक स्टोरी टाइप बताता हूँ कि ये देश है, ये एक लड़का, ये एक लड़का, ये एक लड़का है। अगर ये और ये एक लड़का, ये नेपोलियन समझो आप ये। तो अगर इसने ज़्यादा शान पिट्टी की तो ये इन चारों को गुस्सा नहीं आएगा। वैसे ही हुआ कि नेपोलियन अगर यानी समझो इन्हें लगा कि नेपोलियन बहुत शाना बन रहा है, तो इन चारों ने अकेले अकेले नहीं मिलकर नेपोलियन से युद्ध किया। तो यानी इस स्टोरी की तरह ही रियल में 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया। ये युद्ध नेपोलियन के खिलाफ लड़ा गया था और इसमें नेपोलियन को हराया भी गया। नेपोलियन के अपोज में 4 देश लड़े थे, मेजर तौर पे हम कह सकते हैं। उन 4 देशों में पहले था प्रशिया, दूसरा रशिया, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा ब्रिटेन। मैंने इन्हें PRAB के नाम से लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हाँ, नेपोलियन को हराने के बाद फ्रांस में वियना संधि की गई। वियना संधि मतलब सभी देश बैठे। नेपोलियन तो हार चुका था, तो सभी देशों ने सोचा कि अब फ्रांस पर राज कौन करेगा। तो नेपोलियन
नेपोलियन के यानी हार जाने के बाद इन देशों ने सोचा कि फ्रांस में वियना संधि के तहत फिर से पुराने राजा को शासन में लाया जाए, यानी जिसे जनता ने शासन से हटा दिया था उसे ही फिर से शासन पर लाया गया। ऐसा हुआ, यानी देखो यहाँ से गया और यहाँ से फिर से आया, ऐसा हुआ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वियना संधि के तहत फ्रांस में फिर से राजतंत्र आया। और हाँ, आपको बता दूं यहाँ पर राजतंत्र फिर से क्यों लाया गया, जनता के पास भी शासन दे सकते थे। अरे भाई, ये चार है, इनके पास भी तो राजतंत्र है, और अगर यहाँ पर लोकतंत्र है तो यहाँ पर भी लोग बगावत कर देंगे ना इन चार देशों में। तो वैसे ही इन्होंने इस तरह सोचा और फ्रांस में फिर से राजतंत्र लागू कर दिया गया, और इसे ही वियना संधि भी कहते हैं हम। तो मैं यानी रुकता हूँ यहाँ पर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। यानी इसका PRAB का प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आता है बहुत बार ये। यहाँ पर देख सकते हैं ये ये यूरोप का चित्र है। वियना संधि के बाद रूसी साम्राज्य कितना बड़ा हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर आप यानी आपके बुक में भी ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट निकालने की ज़रूरत नहीं। ये रूसी साम्राज्य, ये ऑटोमन साम्राज्य तब भी था। यहाँ पर फ्रांस का साम्राज्य फिर से लौट आया, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब हम देख सकते हैं यहाँ पर। तथा ये आपके बुक में भी है, इसलिए आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये मैप यहाँ पर लिया है कि तब फ्रांस यानी वियना संधि के बाद यूरोप का क्या चित्र था। इस चित्र को आप पहले मैंने आपको 1648 का दिखाया हुआ चित्र मैप है, उससे कंपेयर कीजिए तो आपको समझ में आएगा। हर बार किसी मैप को लीजिए और उसके पहले वाले मैप से कंपेयर करना सीखो आप, ये आप खुद से करना सीखो। और हाँ, ये नोट्स है इस यानी मैंने पूरा पढ़ा है, उसके शॉर्ट नोट्स है एक ही पेज में। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और ये आपको मदद करेंगे एग्जाम के लिए। और मेरा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने आपको यानी एक पॉइंट करवा दिया है इस चैप्टर का, बाकी 5 सब पॉइंट है वो एक एक करके हम अगले वीडियो में करते जाएंगे। तो धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा, तथा इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी ये मैं सोचता हूँ। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट भी ज़रूर करना, और मैंने जो क्वेश्चन पूछे उसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना। धन्यवाद।